आज के शो में। तामीराती शोबे के लिए मराठी पैकेज गिरती मईशत को संभालने के लिए कितना बड़ा इकदाम। तामीराती शोबे में सरमायाकारों के लिए बड़ी छूट, क्या मतलूबा नताइज का हुसूल मुमकिन। तामीराती शोबे का देरीना मुतालबा, वजीर आजम का ऐलान करदा पैकेज कितना कारामद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक मराठी इंसेंटिव पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 3 अप्रैल को अनाउंस हुआ, इस पैकेज के अनाउंस होने से क्या पाकिस्तान की मईशत को एक जो किक स्टार्ट की जरूरत थी, बिलखुसूस अगर आलमी हालात की बात करें तो जो कोरोना का आउटब्रेक है उसके बाद आलमी सतह पर जो इकोनॉमिक इंपैक्ट हम देख रहे हैं, इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर बहुत से रिलीफ पैकेजेस, वहां के सेंट्रल बैंक की तरफ से वॉर फुटिंग के बुनियाद पर कुछ अहम इकदामात का ऐलान किया जा रहा है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक रिलीफ पैकेज पहले भी अनाउंस हुआ, एक रीफंड्स का अनाउंस हुआ, SMEs के लिए कुछ अनाउंसमेंट हुई, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंसेंटिव पैकेज की अनाउंसमेंट पाकिस्तान में नौकरियों के हवाले से, जो बेरोजगार अफराद हैं उसके हवाले से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के हवाले से और माशी एक्टिविटी को तेज करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए कितना बड़ा इकदाम है, आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। इस पैकेज से मुंसलिक यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय में उनका देरीना मुतालबात उनके थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वो क्या इसमें पूरे हुए हैं और क्या तवक्कात वो रखते हैं इस वक्त इस पैकेज से कि वो पाकिस्तान की मईशत को और तामीराती शोबे को बिलखुसूस और इससे जुड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं अलाइड, उनको ये किस हद तक सपोर्ट दे सकेगा। आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में इन तमाम चीजों पर, इन तमाम सवालात पर रोशनी डालेंगे। जनाब मोहसिन शेखानी साहब, चेयरमैन आबाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, प्रोग्राम में साथ हमारे मौजूद हैं। मोहसिन शेखानी साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि जो लीगल स्टेटस है हम ये जानते हैं क्योंकि इसमें जो उन्होंने ऐलानात किए हैं उसमें उसके मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी कुछ तब्दीलियां हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में कुछ तब्दीलियां हैं, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में कुछ तब्दीलियां हैं, कुछ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के लॉज हैं उसमें तब्दीलियां हैं। तो ऑल दिस रिक्वायर्स अ ऑर्डिनेंस या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो फिस्कल लॉज में तब्दीली है। ये जो मराज इनका ऐलान हुआ है, इनका लीगल स्टेटस क्या है इन तमाम कवानीन की रोशनी में? इस वक्त क्या लीगल स्टेटस है? इस वक्त तो वही पुराना सिस्टम चला रहा है। आज अगर हम सब चीज़ों को चेंज करते हैं तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ेगी इमीडिएटली और फिर इसको असेंबली से भी अप्रूव कराना पड़ेगा और कुछ नोटिफिकेशंस भी होंगे इसमें। तो जहाँ जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इन चीज़ों को, ताकि फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री फ़ौरन, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की चाहत है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें आम पब्लिक के लिए, एज अ डेवलपर के लिए, एज अ बिल्डर के लिए, एज अ एलाइड इंडस्ट्री के लिए, सब के लिए एक जॉइंट पॉलिसी दी है। और ये एक ऐसा है कि मतलब उन्होंने सबकी तरफ, ख़ास करके आम आवाम की तरफ, लेबर के हवाले से, एलाइड इंडस्ट्री के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, और इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अरसे से दरकार थी। और पूरी दुनिया में मेजर इंडस्ट्रीज़ को तस्वुर किया जाता है एज आ मदर इंडस्ट्री, इसलिए कि इसके साथ 72 एलाइड इंडस्ट्री चलती है। और वैसे भी ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो जॉब क्रिएशन भी होती है। और वैसे ही शॉर्टफॉल है 1.2 मिलियन हाउसेस के पाकिस्तान में, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और वो भी एक नारा भी इनका था 50 लाख घरों का, जो गवर्नमेंट का था। 18 महीने से हम लोग के साथ काम कर रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि सारा डिले ही था। इस वक्त ये सिचुएशन थी, IMF के बड़े इश्यूज थे, चीज़ें थी। वो इस वक्त जो दुनिया की कंडीशन है उसमें हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि हम लोकल इंडस्ट्रीज़ को लेके चलें। जितने लोकल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन लोगों पे तवज्जो दी जाए, इसलिए कि इंटरनेशनली खुद हालात ऐसे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत परफेक्ट टाइम है और चीज़ें ऐसी हैं कि अब काम शुरू हो जाएगा, एक्टिविटी क्विक स्टार्ट होगी। जैसे ही इसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए, चीज़ें चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस हवाले से क्योंकि जो अनसर्टेनिटी तो एक होगी कि बिल्डर्स और डेवलपर्स में कि अभी ये जो पैकेज जो अनाउंस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब तक कानून की शक्ल में एक दस्तावेजात की सूरत में, वो चाहे SRO है या ऑर्डिनेंस है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो उस बारे में कोई डेडलाइन या आपको कुछ बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इतने टाइम फ्रेम के अंदर वी आर गोइंग टू डू दिस और ये मोडालिटी होगी, कुछ बताया गया आप लोगों को? हमें बताया गया था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब विद इन अ वीक हम इन चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे। इसलिए कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग और चीज़ें, आजकल हम खुद भी इस्लामाबाद और मूवमेंट सारी बंद है, नहीं तो अदरवाइज आप जाके बैठे होते तो वो चीज़ें
हमने कहा कि ड्राफ्ट जो हो जाए वो हमसे शेयर कर ले, ताकि कोई अगर चीज़ रह जाए तो हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले। कई लीगल चीज़ें हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास तो आपको पता है सारे वसाइल, लॉ मिनिस्ट्री है वो पूरा वेट करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आपको FBR के हवाले से सारी चीज़ें, तो उनके पास तो पूरा एक चीज़ें ऑलरेडी वर्किंग है। तो मेरा ख्याल है कि जितना हम जल्दी ये लोग करेंगे, हमें तो कहा था वीक के अंदर, हम 10 दिन के अंदर सारी चीज़ों को फाइनल कर देंगे, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात इसमें कि जैसे जो एमनेस्टी दी गई है, ये सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मे टिल जून 30 जून 2022, यानी 2022 तक 30 जून तक जो सोर्स ऑफ इनकम है ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें कुछ डिटेल्स में जैसे ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, हाउस, कमर्शियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लैंड ऑलरेडी ओन्ड, या फिर ऑन फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। अब सवाल ये कि इसमें बायर के लिए, यानी एक जो शख्स घर खरीदना चाहता है, कहीं उसको भी ये प्रोटेक्शन है कि वो आज घर खरीद लेता है इस स्कीम के तहत, कहीं उससे 2 साल बाद या 1 साल बाद पूछा जाए कि आपने कहां से, या बायर के लिए है या सिर्फ बिल्डर्स के लिए प्रोटेक्शन है, जो कंस्ट्रक्ट या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके लिए है? इस पर क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कोई ऐसी एमनेस्टी नहीं है ये। अच्छा, एमनेस्टी होती तो मैं अपने पैसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता। ये तो एक क्विक स्टार्ट करने के लिए इंडस्ट्री में कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, उसके लिए बेजर टारगेटेड है। आप अपना घर भी अगर बनाएंगे इसी टाइम पीरियड में तो आपको भी वही फैसिलिटीज होगी। बनाएंगे और खरीदेंगे, अगर तो आप खरीदेंगे तब भी वही फैसिलिटीज होगी। अपनी मतलब लैंड लेके रख देंगे तो ये फैसिलिटी नहीं होगी। जमीन के अंदर पैसे नहीं, ये एक्टिविटी के लिए पैसे चाहिए, ये आपका साइकिल चलना चाहिए, आपकी एलाइड इंडस्ट्री चलनी चाहिए और जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। इसके लिए है कि जितना जल्दी आप अगर अपना घर भी बनाना चाहे आम आदमी, उसको भी ये होगा, अपना घर खरीदना चाहे उसको भी ये होगा। आम आदमी जब घर बेचेगा पहला तो गेन टैक्स भी नहीं लगेगा और उससे सोर्स ऑफ इनकम भी। तो ये हर आदमियों के लिए है, सिर्फ बिल्डर और डेवलपर के नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जो चाहे करे। तो ऐसे कोई शख्स ऐसे जो ऑन परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, तो ऑन फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, यानी ये तो नहीं कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड और फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, आप पुराना घर खरीदना चाहें, कोई आम आदमी है इस पर दरमियाने तबके से जमा करता है, पैसे जमा पूंजी है या मॉर्गेज करता है, तो वो पुराना घर भी खरीदे उससे पूछा नहीं जाएगा, या सिर्फ नए घर के ऊपर है कि नया खरीदे और पहली बार खरीदे तो नहीं पूछा जाएगा? अभी तो पहली बार और नया घर खरीदे। नया घर खरीदने का मतलब है कि उसकी एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को हमें तेज करना है। हमें तो इंसेंटिव एलाइड इंडस्ट्री को भी देना है और जॉब भी क्रिएशन करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो नई कंस्ट्रक्शन है उस पर ये सारी चीजें हैं। और पहला पुराना अगर घर बेचता है वो, तो उसको गेन टैक्स नहीं लगेगा, और नया घर वो खरीदता है तो नई न्यूली होगी तो वो एक्टिविटी में आएगा। अच्छा, एक्टिविटी से बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी बात हम ये भी सुन रहे थे कि कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं जो यकीनी तौर पर वज़ीर साहब के अपने ताल्लुकात जो उनकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक उनका अपना फेम है, उस पर्सनल लेवल के ऊपर और दीगर जो इस वक्त बाहर से पाकिस्तान में हैं, शायद हमने सुना इस्लामाबाद में हैं, जो चाहते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। अब बतौर आबाद के चेयरमैन क्या आप लोग खुश होंगे? क्योंकि ये जो मराहत हैं इसका ज्यादा फायदा या मुस्तफीद होने के लिए ये जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स हैं, सरमायाकार हैं, जिनका नाम इन्वेस्टमेंट बार बार आ रहा है इसमें, तो वो लोग ज्यादा मुस्तफीद हों या वो आए और वो यहाँ पर मुस्तफीद हों? और आप लोगों को कैसा लगेगा? आपका रिएक्शन इस पर क्या होगा? देखिए, जनरली हम तो ये सोचते हैं कि मुल्क का क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्टिविटी से लोगों को क्या फ़ायदा है, आम लोगों को क्या फ़ायदा है। बाहर से कंपनी भी आती है, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर बाहर से आएंगे तो कुछ यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स करेंगी, लोगों के साथ ही काम करेंगे, इसलिए कि उसको लोकल इन्वायरमेंट चाहिए होता है और इन्वेस्टमेंट्स भी ज़रूरत है हमें इस वक्त मुल्क में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइनीज़ कुछ कंपनी आई हुई हैं, वो करना चाह रही है, कुछ टर्किश कंपनी है वो करना चाह रही है। हम तो सबको वेलकम कहेंगे, मतलब ये मेरे लिए आपके लिए नहीं, हम कंट्री की बात करें तो ये एक्टिविटी चलनी चाहिए, लोकल लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। अगर बाहर की कंपनी भी है तो हमारी ये चाहत हो कि इस मुल्क में लोकल जितने हमारे हैं इंजीनियर्स हैं, चीज़ें, उनको जॉब मिले, लोकल मटेरियल हमारा लिया जाए सबसे पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज चलनी चाहिए, तो आपका पूरा एक्टिविटीज़ इससे मूवमेंट होगी और आम आदमियों को फ़ायदा होगा। आम आदमी अपना घर भी बनाए, आम आदमी इससे लो कास्ट हाउसिंग में इंटरेस्ट जो लेस इंटरेस्ट में 6% पे, उससे फ़ायदा उठाए। तो आम लोगों को जितना बेनिफिट होगा, एक्टिविटी अच्छी होगी, कच्ची आबादियाँ ख़त्म होगी, प्लान स्कीम बनेगी, प्लान स्कीम में लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, रोड, पार्क, स्कूल, एमिनिटीज़ उसी तरह होंगी जो रिक्वायरमेंट है, तो फिर कच्ची आबादियों से लोगों की जान स्लम से कर। अच्छा, आप मतलब इस इंसेंटिव पैकेज को समझते हैं कि ये जनरली सबके लिए है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, किसी की तरफ ज्यादा स्कूट नहीं है, यानी कहीं किसी एक को ज्यादा इंसेंटिव नहीं है इसमें? किसी एक को नहीं है, ये बहुत है हम लोग को कि आपको एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, कम से कम स्टेटस तो आया। बिल्डर एंड डेवलपर को अभी तक एज ए इंडस्ट्री हम नहीं ले रहे थे, 70 साल हो गए। तो
ये हमारे लिए बहुत बड़ा है कि आपने इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया, टैक्स के इश्यूज आपने ख़त्म कर दिए, जो करप्शन वाले इश्यूज थे उसको ख़त्म कर दिया, अप्रूवल के जो चीज़ें हैं उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि वो 45 डेज़ में हो जाए। हमारी तो डिमांड थी कि अप्रूवल्स ऐसे हों जो प्राइवेट सेक्टर करें, ये गवर्नमेंट सिर्फ इसको चेक करे, मतलब गवर्नमेंट के इदारे अगर कोई कानून है तो उस कानून को चेक करे, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमें इदारों में जाना नहीं पड़ता और अब फौरन अप्रूवल के साथ ज़मीन लेते हैं और काम शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जो 30 अरब की जो इंटरेस्ट सब्सिडी रखी गई है इस बारे में, क्योंकि ये क्लियर है कि ये सब्सिडी फॉर बायर्स है, यानी जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए है, या ये बिल्डर्स के लिए है जो लो कॉस्ट हाउसिंग बनाना चाह रहे हैं? ये इसी क्लैरिफिकेशन। बिल्डर के लिए नहीं है बिल्कुल भी, जो अपना घर खरीदेगा उसके लिए, जो आम आदमी घर लेगा उसके लिए। प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि हम उन लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट करें जो एक आम आदमी है, जिसके पास कभी घर नहीं है, जो 30 लाख 35 लाख का घर लेना चाहता है, जो कच्ची आबादियों में रहता है, तो उसको एड्रेस किया गया है। और वही एक एड्रेस था जो मैं समझता हूं कि 50 लाख घरों का जो लेके हम 2.5 साल से, मतलब 1.5 साल से 18 महीने से ये चल रहा था प्रोसेस, वो फाइनलाइज अब जाके हुआ। और उसमें वो इंसेंटिव स्टेट बैंक के इश्यूज थे, वर्ल्ड बैंक के, IMF के, वो अब फाइनल हो गए। अब तो ये IMF का स्टैंप इस पर है ना, मतलब अभी तो ऐसा ही है, उनका बयान भी आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि इकोनॉमी दुनिया की चले। एक ब्रेक के बाद आते हैं, मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो दीगर अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, स्टील है, दीगर हैं, उनका रिएक्शन इस पैकेज के ऊपर, इंसेंटिव पैकेज के ऊपर क्या है, ये भी इस प्रोग्राम में जानेंगे, डिटेल में जाएंगे आज, इन डिटेल इसको स्क्रूटनाइज करेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन सवाल हम रख रहे हैं। तामीराती शोबे के लिए अनाउंस किया गया इंसेंटिव पैकेज किस हद तक कारआमद होगा? ये अहम तरीन सवाल, ये किस हद तक मुस्तफीद है फॉर बायर्स एज वेल एज सेलर्स, यानी बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए तो एक तरफ, लेकिन जो खरीदेंगे उनके लिए भी कितना है। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और पर्टिनेंट सवाल, कि जो दीगर इंडस्ट्रीज हैं जो अटैच्ड हैं इस इंडस्ट्री से, जो तामीराती शोबे की है, मिसाल के तौर पर स्टील इंडस्ट्री, उनका रद्द-ए-अमल इस स्पेशल इंसेंटिव पैकेज के ऊपर वज़ीर साहब की तरफ से ऐलान करता आखिर क्या है, ये जानते हैं। हमारे साथ अब्बास अकबर अली साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि पैट्रन चीफ हैं, जो ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स है, और हमें प्रोग्राम में ऑन कॉल ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मोहसिन शेखानी साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, चेयरमैन आबाद। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका रिएक्शन जो हमने प्रेस रिलीज के हद तक पढ़ा वो तो यही था कि आपको शायद शामिल नहीं किया गया, थोड़ा एलैबोरेट करें, क्या ऐलान करदा पैकेज में स्टील इंडस्ट्री के लिए कोई मरात है, आपके लिए कुछ रखा गया इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, स्टील, पहले तो मोहसिन शेखानी साहब को और आबाद को और सबको मुबारकबादी दूं कि भाई उनको एक और एमनेस्टी स्कीम मिल गई। मगर हर कंस्ट्रक्शन जो होती है मुल्क के अंदर में, उसमें सड़िया, दैट मीन्स स्टील बार्स के अलावा 1 क्यूबिक फुट भी कंस्ट्रक्शन या 1 स्क्वायर फुट भी कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती है। ये कंस्ट्रक्शन पैकेज के अंदर में स्टील को शामिल कर दिया जाना चाहिए, या फिर अलग से स्टील का पैकेज अलग से आना चाहिए, इसलिए कि स्टील की तकरीबन 100% इंडस्ट्री बंद है, लोग बेरोजगार हैं, और वो उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आज के नहीं हैं, जुलाई अगले पिछले 219 से लेकर अभी तक क्या नाम है हमारे प्रोग्राम क्या नाम है जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं, और ये कोरोना वायरस के हिसाब से तो और भी बहुत मजीद प्रॉब्लम आ गए हैं इंडस्ट्री को चलने की वजह से। एक तो कराची इलेक्ट्रिक के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है, इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज है, और प्लस ITP वैल्यूज है, प्लस क्या नाम है इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं, बैंक के डिफॉल्ट्स शुरू हो गए होना, और बैंक के डिफॉल्ट्स यूं हो गए शुरू कि आप अगर बैंक को पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने ये इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर साहब को, हर मिनिस्टर और मिनिस्ट्री के अंदर में हमारा पैगाम पहुंच गया है कि हमें कुछ मरात दें ताकि हम भी जिंदा रह सकें। अगर हम जिंदा रहेंगे तो
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्टील बार्स, जिसको सरिया कहते हैं, वो उनको मिलेगा। अगर वो ही नहीं रही तो फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? स्टील इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स तकरीबन 60% माल पूरे मुल्क में बनाता है, और ये एसोसिएशन स्ट्रांग एसोसिएशन है, जिसके अंदर में हमने काफी अपीलें की हुई है FBR को, इमरान खान साहब को, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को, कॉमर्स को और FBR को। मगर साहब एक बात, क्योंकि आपने भी इंटरेस्ट का जिक्र किया, जो इस वक्त सूद की अदायगियां शरह सूद है इस पर, और इसके अलावा डिफरमेंट के हवाले से कुछ इकदाम तो थे, जैसे वो उन्होंने प्रिंसिपल को डिफर कर दिया, लेकिन मार्कअप पे तो अभी तक कुछ भी स्टेट बैंक की तरफ से ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुई। आपकी अपनी प्रेस रिलीज से भी आपने कहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएं, आप अभी खुद जिक्र कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की सूरत हाल आ गई है। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अंदाजा है कि ये जो मार्कअप कॉस्ट है, शरह सूद की अदायगी है, ये कितनी भारी पड़ रही है बोथ फॉर लार्ज स्केल एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? ये आपको अंदाजा है, आपको लगता है कि उनके कानों में ये बात है, इमरान खान साहब के भी और जो हमारी फाइनेंशियल टीम है, स्टेट बैंक गवर्नर, बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर साहब के कान में और इमरान खान साहब के कान पे और उनके जितने दीगर क्या नाम है मुशीर हैं, उसके कान में आवाज जा चुकी है कि जबकि पूरी दुनिया में शरह सूद फीस 0% हो गई है, तो हमारे यहाँ 13.5%, 13.25%, 11% क्यों है? अगर हमारी इंडस्ट्री को उठानी है, तकरीबन हर इंडस्ट्री को उठानी है, शरह सूद को कम से कम 0 नहीं तो 3% या 5% कर दिया जाए। ये बहुत ही अहम, आप देखिए पूरी दुनिया में शरह सूद जो है तकरीबन 0 की तरफ चली गई है, और ये सही इस्लामिक तरीका है कि भाई के शरह सूद 0 पे चला गया है, और ये इंशाअल्लाह 3-5 साल तक 0 रहेगा। तो हमने क्या गुनाह किया है कि हमारी इंडस्ट्री पे इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं कि इसके अंदर में इंडस्ट्री को, ये सबका ही मुतालबा है जी, बिल्कुल सब इंडस्ट्री का मुतालबा है, अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान भर का मुतालबा है, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है। टर्नओवर टैक्स जो है 1.5% किया हुआ है। अब आप देखिए कि जीपी रेट जो 15-20% होता था, वो 6-7% रह गया है। अब ये टर्नओवर टैक्स 1.5% होता है, वो तो सब कंपनियां दिवाला निकल जाएगी। ये 1.5% को फौरन 0 करना चाहिए। 0% करेंगे। देखिए, इंडस्ट्री जॉब्स क्रिएट करती है। जब स्टील इंडस्ट्री जॉब क्रिएट करती है, वो सड़िया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले फिर मजदूरों को और छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट देकर वो काम आगे चला सकती है। मगर जब स्टील इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उसके लिए कोई पैकेज ही नहीं आएगा और उसको इजाजत नहीं होगी कि जी वो दरवाजे खोलें और अपना काम शुरू करें, तो ये मईशत कहाँ जाएगी? मोहसिन शंगानी साहब, आपकी राय इस पे जाना चाहेंगे। आपकी इंडस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुज है स्टील इंडस्ट्री, और वो कहते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा गया इस पैकेज में, और वो जो बता रहे कंडीशन उसके मुताबिक तो इंडस्ट्री बंद होने के दहाने पर उनकी जो इस बता चुकी है, और ये शायद हाल अक्रॉस द बोर्ड हो चुका है इस पर। मेरा ख्याल है कि इनका बिल्कुल अब्बास भाई का कहना सही है। इसमें सिर्फ अब्बास भाई को मैं एक थोड़ा सा करेक्ट करूं। अब्बास भाई, ये एमएनएसटी एज सच कोई नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन में आप भी पैसे डालें, जिसके पास भी पैसा है वो डाल दे, उससे नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मली ये इसीलिए होता है कि अगर पुराना घर कोई बेचता है अपनी फैमिली का, तो वो अकाउंट उसके पास उस तरीके से नहीं होते, और नया घर खरीदने जाता है तो वो अपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखा सकता, तो ज्यादातर उसी में है। दूसरा ये कि ऑलरेडी हमारी जो इतनी भी एलाइड इंडस्ट्री है, हमारे साथ 72 एलाइड इंडस्ट्री है। हम हमेशा कहते हैं कि हमें सबको एक पेज पे होना है, और हम सब आपके लिए क्या, हम 72 की 72 एलाइड इंडस्ट्री के लिए बात करने की बात करेंगे और कोशिश भी करेंगे, इसलिए कि हम एक पार्ट एंड पार्सल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। आप लोग साथ ही हैं, आपके बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती। और आप ही नहीं, सीमेंट हो, इलेक्ट्रिक गुड्स हो, स्विचेस हो, 72 जितनी इंडस्ट्रीज है उनको 2 इंडस्ट्रीज सीमेंट और स्टील पे उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिया, बाकी को तो विद होल्डिंग वगैरह उन्होंने क्लोज कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि जहां जरूरत है हम मिलकर कोशिश करेंगे, और बेसिकली हमारा सबकी सोच ये कि इकोनॉमी चले,
मुल्क चले। और अब तो लोकल इंडस्ट्री ने चलना है, इसलिए कि इंटरनेशनली आपके सामने सारी पोजीशन है। तो अल्लाह की कोशिश करने से जहां हम जा सकते हैं, जहां आप जा सकते हैं, मिलकर कोशिश करेंगे कि मुल्क के लिए बेहतर हो। देखिए इंसेंटिव चीजें इसीलिए है कि ये मुल्क चले, लोगों को जॉब मिले और जीडीपी हमारा इंप्रूव हो। तो यही हमारी सबकी सोच है। बाहर की कंपनी आए तो भी वेलकम, लेकिन हमने उसके लिए भी कहा कि लोकल मटेरियल ले, कोई भी आए हमारी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करे, हमारे लोकल लोगों को जॉब दे। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। एक जो मुतालबा इनका है अब्बास साहब का, वो शायद जिस तरह हमने कहा, जो सूद की अदायगियां, जो शरह सूद है, फाइनेंसिंग कॉस्ट है इस वक्त कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की, और फिर आपके लिए भी शिखानी साहब, क्योंकि अगर बायर की अफोर्डेबिलिटी ही नहीं होगी, इतने 13% 14% पे कौन इस वक्त कर्ज लेगा और वो आपका अपार्टमेंट खरीदेगा, या उसके पास पैसे नहीं है तो मॉर्गेज फाइनेंसिंग करेगा। तो जब तक यही कम नहीं होगी, अभी जिस तरह ये बता रहे हैं कि 0% हो गई है पूरी दुनिया में, अब नियर टू 0% हो गई है, इस बारे में क्यों बात नहीं उठ रही, क्यों आला हुकाम फौरी एक्शन नहीं ले रहे? ये सबके जहर कातिल हो चुका है इस वक्त सारी इंडस्ट्री के लिए। अभी दो तीन चीजों पे हम बात कर रहे हैं और सभी लोग बात कर रहे हैं। एक तो फ्यूल की प्राइस कम होनी चाहिए, पास ऑन होनी चाहिए, जो इंटरनेशनली कम हुई है वो भी होनी चाहिए। डॉलर की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी अप एंड डाउन इतनी ना हो ताकि लोगों में खौफ और हरास ना हो कि फिर डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। और इंटरेस्ट रेट दुनिया में जिस तरह हुआ है इस तरह हमारे यहाँ भी होना चाहिए। कहीं 6% हो गया है, कहीं 5% हो गया है, कहीं 7% है, कहीं 0% है। मतलब डिपेंड ऑन इकोनॉमी, मतलब कंट्री भी तो डिपेंड करता है क्या है उसकी इकोनॉमी। अब अमेरिका 2.2 ट्रिलियन का पैकेज देता है और हम 8 बिलियन का दे रहे हैं, तो मतलब हमारी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से, हमारे अपने प्रॉब्लम से, अपने लोन से और IMF के वैसे ही हमारे रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए इस वक्त, जैसे अब्बास भाई ने कहा कि 6% पे लोन हो, कि इलेक्ट्रिक के इश्यूज हैं जो एडजस्टमेंट आपके फ्यूल के कर रहे हैं वो ना हो इस वक्त। तो देखिए लोगों को कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट करना है, लोगों को साथ खड़ा रहना है ताकि इकोनॉमी एक्टिविटी शुरू हो जाए। सही। अच्छा, और अब्बास साहब आपने तो एक मुतालबा आपके एसोसिएशन ने एक दिया कि वन टाइम इंटरेस्ट फ्री लोन्स to manufacturing entities for a period of at least 6 months to help create liquidity in the sector। यानी 6 महीने के लिए जो इस वक्त शरह सूद 0 कर दी जाए, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएं। इसके बारे में भी थोड़ा फरमाएं कि इस वक्त ये क्यों जरूरी है इस वक्त आपकी इंडस्ट्री की मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए। ये जो स्टील इंडस्ट्री है वो वेरी हाई कैपिटल इंटेंसिव और वेरी हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसके अंदर में वॉल्यूम्स काउंट करता है और जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 17-18% से गिर गिर के 6-7% पे तक आ गया है। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो यही है शरह सूद के, और प्लस शरह सूद, और तकरीबन हमने FBR को बहुत सारी चीजें लिखी है कि आप बेसिक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में नहीं बनता है उसके ऊपर तो आप 0 कर दीजिए। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको तो उसके ऊपर तो कम से कम वो 0 कर सकते हैं, जो कि बेसिक रॉ मटेरियल्स है। हमने सब कुछ लिख के दिया हुआ है, मगर शेखानी साहब आपको इस्लामाबाद जाना था तो हमको साथ में लेके जाना था, 72 इंडस्ट्रीज को साथ में लेके चलना था, तब जाके एक ऐसा पैकेज बनता जिसके मार्फत पूरा पाकिस्तान कल से चल पड़ता। बिल्कुल आपका कहना है, लेकिन एक पॉलिसीज डिसाइड होनी थी, बेसिकली लो कास्ट हाउसिंग के हवाले से ये पॉलिसीज होनी थी और आम लोगों को घर के हवाले से थी। इनिशियली एक पॉलिसी अनाउंस हो गई, इंशाल्लाह ताला हम ये 72 की 72 इंडस्ट्रीज को इनवाइट करेंगे और साथ बिठाएंगे अपने, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बात साहब भी साथ हैं, मोहसिन शेखानी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जो रिसेंट स्पेशल इंसेंटिव पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, इसके खदोखाल क्या है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी और अलाइड इंडस्ट्रीज का मौकिफ क्या है, ये सब आप जान रहे हैं। इस ब्रेक के बाद मजीद सवालात हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐलान किया गया रिलीफ पैकेज है फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंसेंटिव पैकेज है, ये किस हद तक कारामद होगा स्पेसिफिकली, क्योंकि अब आते हैं कि नंबर्स कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इन लाइन हैं, जो इस ऐलान के बाद, इस इंसेंटिव पैकेज के ऐलान के बाद जो अब जो है बिल्डर्स की तरफ से अनाउंस किए जाएंगे।
हमारे साथ स्टील इंडस्ट्री के भी इस वक्त जो पैटर्न चीफ हैं एसोसिएशन के लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स के, वो भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मतलब कोई ऐसा अंदाजा है कि इस अनाउंसमेंट के बाद कितने ऐसे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम दिसंबर 2020 यानी इस साल के आखिर तक जो अब ऐलान हो जाएंगे बिल्डर्स की तरफ से इस अनाउंसमेंट के बाद, इस पैकेज के बाद? तकरीबन आप समझे अभी कोई 500 प्रोजेक्ट एक्टिव है ऑल ओवर पाकिस्तान इस वक्त जो चल रहे हैं, और जैसे ही अब ये चीज़ें आई है तो 2020 तक 500 मज़ीद प्रोजेक्ट आएंगे, और उसके बाद आप समझे कोई 3-4 महीने में 500, तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोजेक्ट हो जाएंगे। जो 500 प्रोजेक्ट अगर चल रहे थे तो वो अब 1500 प्रोजेक्ट हो जाएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ये स्पीड तेज़ हो जाएगी। गवादर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हो जाएगी, गवादर के बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी, मास्टर प्लान अब वो हो गया, ये इंसेंटिव हो गया। अब बाकी इंडस्ट्रीज़ को हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह, तो और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ होगा, एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि मोमेंट बस इकोनॉमी की मोमेंट जितनी हम फास्ट, ये डॉक्यूमेंटेशन इसकी कंप्लीट हुई, चीज़ें चलना शुरू हो जाए। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद कुछ कंस्ट्रेंट्स प्रोविंशियल लेवल पे भी होंगे, वो वैल्यूएशन टेबल्स के हवाले से हों या अप्रूवल के एनओसीज के मराहिल के हवाले से हों। वो कहते हैं जी 45 दिन में कर देंगे, यहाँ तो 6 से 18 महीने तकरीबन लग जाते हैं अप्रूवल के अंदर, उसकी हाइट के हिसाब से बिल्डिंग की। और तो वो प्रोविंशियल साइड के ऊपर जो बॉटलनेक्स हैं सप्लाई चेन, वो किस तरह से आप लोग दूर करेंगे? देखिए, जब ये चल रहा था फेडरल में तो हमारी प्रोविंशियल लेवल पे भी बात हुई। अच्छा। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से बात हुई, नासिर हुसैन शाह से। उन्होंने कहा कि हम भी वो चीज़ों को फॉलो करेंगे जो फेडरल से हो जाती है, इसलिए कि जो भी एक्टिविटी होगी वो तो सिंध में होगी। अपने सीएम साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने भी हमें यकीन दिलाया कि जो हम बेहतर कर सकते हैं, जो फेडरल या बाकी सूबे करेंगे, हम उन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे जो हमारे हाथों में हम पहले इमीडिएटली। तो काफ़ी अभी फास्ट ट्रैक पे बात भी हो रही है, ऑनलाइन अप्रूवल्स की बात हो रही है, 45 डेज़ की बात हो रही है। जब ऊपर से एक फेडरल की तरफ से और प्रोविंस बाकी करेंगे तो मैं समझता हूँ सारे प्रोविंस, इसलिए कि प्रोविंस का भी तो कंपटीशन है। हमारे हर सूबे में जितनी एक्टिविटी होगी वो उसका रिजल्ट भी आएगा, वो उसकी रिक्वायरमेंट भी है, और उस सूबे के लिए भी बेहतर है कि एक प्लान स्कीम होगी, इस ना कि स्लम्स और कच्ची आबादी या गोठाबाद होता है। तो हर आदमी हर सूबा ये चाहेगा कि वो कंपटीशन में अपने सूबे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मराद दिला दे। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं, सिंध के गवर्नमेंट भी उसी तरह सपोर्ट करेगी जिस तरह KPK ने किया है, जिस तरह पंजाब ने किया है। 2-3 जगह तो हो गया, बलोचिस्तान और सिंध बाकी है। तो बलोचिस्तान ऑलरेडी हमारी बात हुई है, गवादर के हवाले से बात हुई है, तो उन्होंने कहा हम हर फैसिलिटीज़ करने के लिए तैयार है, इसलिए कि गवादर एक्टिव हो। अच्छा, जो बैंक्स की बात हुई, अब शरह सूद की बात हो ही रही थी, क्योंकि तो ये जो 30 अरब का इंटरेस्ट सब्सिडी रखी गई है, आपने कहा ये बायर्स के नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि ये इसाकदार साहब ने नून लीग के दौरे हुकूमत में तकरीबन 4.5 अरब रुपए रखे थे इसी तरह से इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए, लेकिन वो किसी बैंक ने अवेल ही नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए बायर्स को लोन देते हुए रिलक्टेंट होते हैं, और उसको अवेल ही नहीं हुई, 4.5 अरब रुपए रखे गए। अब अगर 30 अरब रख दिए जाएं और ये तय ना हो कि वो कितने टेन्योर के लिए हैं, बैंक तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ फाइनेंसिंग करेगा, तो फिर ये किस तरह से, क्या ये 30 अरब भी रखे रहेंगे या ये खर्च होंगे? ये मुमकिन बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए, इससे पहले तो पॉलिसी आई नहीं थी जी, इंडस्ट्री आपने डिक्लेयर ही नहीं किया था। आप जब इंडस्ट्री डिक्लेयर करेंगे इस फील्ड को तो बैंक इन्वॉल्व होंगे। इससे पहले तो मतलब 72-70 साल में हमने अपनी फील्ड को, जो मदर इंडस्ट्री कहलाती है कंस्ट्रक्शन दुनिया में इसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसको इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया था। आज जाके हम उसको दर्जा भी दे रहे हैं, उसके रूल्स भी बना रहे हैं। तो आप कोई चीज़ रखेंगे तो उसके लिए आपको उस इम्प्लीमेंटेशन भी तो चाहिए कि एक्टिविटी कैसे होगी। तो वो एक्टिविटी मैं समझता हूँ अब उन्होंने एक कंप्लीट पैकेज दिया है जिसमें हर चीज़ को देख रहे हैं। जहाँ कोई चीज़ें रह गई है तो हमें उसको भी बताना है, ताकि एक्टिविटी को हम फास्ट करें। और मैं समझता हूँ ये आम लोगों के लिए है, और आम लोगों को जब हम घर बनाएंगे तो हमें फाइनेंस, ऑलरेडी स्टेट बैंक के साथ हम बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक बैठी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बैठी है, हर वो लोग अपने फंड्स देने चाह रहे हैं। PMRC उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, वो कंपनियाँ भी मॉर्गेज कंपनीज़ है, मॉर्गेज फाइनेंस कंपनीज़ है। तो ये सारी इसी पर्पस के लिए है कि ये एक्टिविटी लो कास्ट हाउसिंग चले और मैक्सिमम मटेरियल यूज़ हो। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी उन्होंने एक्सपेंशन बहुत किया था उसी सोच से कि यार एक्टिविटी बहुत तेज़ होगी, लेकिन एक्टिविटी 2-1.5 साल से बिल्कुल डाउन है, तो एक्सपेंशन भी उनका लो हो गया, मतलब वो सारे इंटरेस्ट भी उनके ऊपर। तो मैं समझता हूँ अब अगर एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी, इंडस्ट्री की साइज़ डबल हो जाएगी, मतलब 3 टाइम हो जाएगी, तो इनके मटेरियल भी 3 टाइम हो जाएंगे सबके, तो फिर एक्टिव आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ सब इंडस्ट्रीज़ को कि जब बल्क क्वांटिटी जाना शुरू होती है तो फिर कॉस्ट रिड्यूस होती है, काफ़ी आसानियाँ हो जाती है। जब माल ही नहीं बनता और इंटरेस्ट रेट ऊपर खड़ा होता है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो अलाइड है, लेकिन जो बायर को मॉर्गेज मिलेगा उसके लिए आप स्टेट बैंक से बातचीत पे हैं कि आप समझते हैं कि बैंक्स का इस दफ़ा
बिल्कुल बैंक्स का उन्होंने फाइनल कर दिया है, हाउस बिल्डिंग को भी फाइनल किया है, पीएमआरसी उन्होंने एक फाइनेंस बैंक बना दिए हैं, वो भी रेडी है। तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें रेडी है। स्टेट बैंक खुद की पॉलिसी आ गई है। देखिए इससे पहले पॉलिसीज नहीं थी, अब स्टेट बैंक की पॉलिसी नहीं होगी तो बैंक कहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब सारी चीज़ें कंप्लीट है, इस वक्त हर चीज़ रेडी है। मैं समझता हूँ काम शुरू होने की। अच्छा, एक चीज़ और है, जो बायर और सेलर का जो ट्रस्ट लेवल है, वो डेफिसिट जो हम अक्सर समझते हैं कि यहाँ पर जो पूरी इक्विटी होती है बायर दे देता है, फिर वो रिस्क जो है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, आगे प्रोजेक्ट फेल हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक डिमांड साइड के ऊपर आपके लिए कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हुए या खरीदते हुए। इस ट्रस्ट डेफिसिट के लिए कोई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का जिक्र हो रहा था रियल एस्टेट, वो या फिर क्या मरबूत लाहेमल है इस वक्त इस डेफिसिट? देखिए जब फाइनेंस वाला मैटर आ जाएगा जी, और जब 20% इक्विटी होगी, 80% बैंक का फाइनेंस होगा, तो बैंक अपने आप को सिक्योर उसी हिसाब से पेमेंट देगी। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी होती रहेगी तो उसका फाइनेंस आता रहेगा। मतलब वो एक साथ मुझे नहीं दे देती, वो स्टेज बाय स्टेज है कि हमने फिनिशिंग करनी, प्लेन बनाना है, रूफ डालनी है, फिनिशिंग करनी है, तो जो स्टेज होगा उस स्टेज से हमें पैसे मिलने हैं, हमने आगे कंस्ट्रक्शन करनी है। इसी तरह बिल्डिंग मटेरियल वालों को पेमेंट्स करनी है। तो सिस्टम ही आपका जब बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर वो सारे प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है एतमाद की, आम पब्लिक को एतमाद, जहाँ बैंक नहीं भी हो वहाँ भी एतमाद की जरूरत है। लोगों को अगर कोई अप्रूवल के साथ प्रोजेक्ट ले रहा है और कोई अथॉरिटी ने अप्रूव किया तो उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई वो ना हो, कोई लीगल बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन हमने इनको कहा है कि स्पेशल कोर्ट्स भी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की, ताकि 10-10 साल तक कोर्ट में केस ना चले। कोई अगर इश्यूज भी आते हैं तो विद इन 3 मंथ 6 मंथ डिसाइड होना चाहिए, ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एतमाद पैदा करने की मजीद ज़रूरत है। लोगों को भी सेटिस्फेक्शन जब होगा जब ये चीज़ें देखेंगे तो। अच्छा, और आपने जिस तरह कहा कि 500 प्रोजेक्ट्स तो अभी हैं, जो 500 और आ जाएंगे, 500 और तक 1500 प्रोजेक्ट्स जो है मैं समझता हूँ इमीडिएटली तो वो आपके साइज अभी 500 चल रहे होते साल में, उसकी जगह 1500 चलेंगे। 1500 तो 3 टाइम हो जाएगी आपकी ना एक्टिविटी। तो अब्बास साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की 3 गुना हो जाएगी 500 से 1500, तो डेफिनेटली आपकी इंडस्ट्री पर इसका एक इफेक्ट आएगा और डिमांड आपकी बढ़ेगी। तो ये जो बंद इंडस्ट्री है इसको एक किक स्टार्ट तो यहां से मिलेगा। तो डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? एंड क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो खुद अब इंडस्ट्री का स्टेटस हमें अब मिला है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए खान साहब, 500 प्रोजेक्ट हो या 1000 प्रोजेक्ट हो या 1500 प्रोजेक्ट हो, ये प्रोजेक्ट तो चलने हैं वाले हैं, मगर पाकिस्तान को शदीद जरूरत है कि 15,000 या 1.5 लाख प्रोजेक्ट्स की तामीर शुरू हो। अभी आजकल मैं देख रहा हूं कि मैं स्टील इंडस्ट्री में और हमारे साथी जितने भी स्टील इंडस्ट्री में हैं, तकरीबन 30-40 साल से हमको एक चीज नजर आ रहा है जो कि हुकूमत को देखना चाहिए कि ट्रस्ट डेफिसिट, देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टील इंडस्ट्री। FBR एक तरफ, मिनिस्ट्रीज एक तरफ और दूसरे इदारे एक तरफ, देयर इज अ ग्रेट ट्रस्ट डेफिसिट। कोई एक मसला बैठकर जो 1 घंटे में फैसला हो जाना चाहिए, उसको महीनों, सालों या कभी नहीं होता है। ये ट्रस्ट डेफिसिट जब तक खत्म नहीं होगा, हमारी मईशत, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। हर आदमी ये सोचता है कि जी ये आ गए, हालांकि हम टैक्स पूरा भरते हैं, हमारे लोग जितने भी है टैक्स फुली डॉक्यूमेंटेड टैक्स है, मगर फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है। हम चिल्ला चिल्ला के, हमारे पास पेपर्स इतने जमा हो गए हैं कि हम थक गए लिख लिख कर इमरान खान साहब से लेकर चेयरमैन FBR तक और सब मिनिस्टर्स को कि भाई खुदाया हमारे साथ बैठे, हमारे मसले हल करें ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाएं। जब तक स्टील इंडस्ट्री सही तरीके से नहीं चलेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक कदम भी आगे नहीं चलेगी। और उसके लिए जो शरह सूत है, बाकी क्या नाम है कि कराची इलेक्ट्रिक और डिस्कोस का प्रॉब्लम है, प्लस क्या नाम है एक जो मसला बड़ा पड़ा है इंपोर्ट ट्रेड प्राइस, ITP के प्राइस का और टर्नओवर टैक्स का, ये सबके ऊपर में छूट देंगे तो इकोनॉमी चलेगी। अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का उसको तरबा मिल जावे,
और उसको क्या नाम है जो कुछ भी हो जावे, मगर स्टील इंडस्ट्री जब तक एफिशिएंटली और कम खर्चों पे सरिया नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक स्टील कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत को कि देयर इज अ ग्रेट ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द स्टील इंडस्ट्री एंड द हुकूमत पाकिस्तान। ये आज से नहीं है, ये 15-20 साल से ये है। ठीक है, 15-20 साल से ये हाल है कि ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टील इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर एंड विद द इंडस्ट्री इन जनरल। नहीं तो हमारे मुल्क के हालात अभी ऐसे नहीं होते जैसे अभी है। ये तो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के पहले भी हमारी इंडस्ट्री के और मईशत के हाल बहुत बुरे थे, बहुत ही बुरे थे, मगर बुरे से बदतर हो गए हैं ये कोरोना वायरस की वजह से। सब घर बैठे हुए हैं, लोगों को तनख्वाहें जा रही है। हमने एक आदमी को हमने घर नहीं भेजा है, उसका चूल्हा बंद नहीं किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक लास्टली के बाद आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आया मतलब, क्योंकि ये जो इकदाम अब इमरान खान साहब ले रहे हैं और जो अभी ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें, अगर इस पर आप कुछ कहना भी चाहें, और फिर जो इससे कबल जो शहबाज जैदी साहब थे, चेयरमैन एफबीआर थे, एक अलग ही डायरेक्शन था, एक अलग ही पॉलिसीज थी। कितना नुकसान उससे हुआ आपको लगता है पाकिस्तान, मतलब हमारी मईशत का आपकी नजर में? देखिए, जब इंडस्ट्रीज को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी और लोगों को जॉब भी नहीं क्रिएट होगी नहीं, और मैं समझता हूँ कि आपकी नई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके भी हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनके जितने भी इश्यूज़ है हमें उनको लेके चलना है, उनके प्रॉब्लम्स को उनके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, उनके प्रॉफिट को हर चीज़ को देखी जा रहे हैं तो फिर उनको फैसिलिटेशन भी दी जाए। उनको वो टैक्स भर रहे हैं तो वो उनको जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें होनी चाहिए, यही नहीं सब इंडस्ट्रीज़ को, ताकि ये मुल्क चले। हमें तो फैसिलिटेट करना है, पॉलिसीज़ चाहिए और गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, टैक्स देने के लिए हर आदमी तैयार है। और कोई ना कोई हम वो भी देख सकते हैं कि बाकी कोई प्रॉब्लम है उनके, कहीं प्रोविंशियल है, कहीं फेडरल है, ज़्यादा इनके फेडरल इश्यूज़ है, तो हम उस फेडरल लेवल पे एक बात भी करनी चाहिए ताकि वाकई ये मुल्क चले, ताकि इकॉनमी चले, ताकि सिस्टम पूरा का पूरा आपका मूव करेगा। साइकिल पूरा मूव करना है, ऐसा नहीं है कि पार्ट करेंगे पार्ट नहीं करेंगे, कुछ को देंगे कुछ को, सबको हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कि इलेक्ट्रिक के इशू है, डिस्कोर्स के इशूज़ हैं, इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो आके नहीं करेगा हमारे मुल्क में। शुक्रिया अदा करेंगे मोहसिन शमारी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अब्बास अकबर अली साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने देखा जी, आबाद और स्टील इंडस्ट्री दोनों के इस वक्त सरबराहान हैं, वो हमारे साथ एसोसिएशन के प्रोग्राम में मौजूद थे। और जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्पेशल इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी ये आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।